Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. सिचैन, कुरैन और वांगजी तीनों भी जैसे तैसे करके विंग को कन्विंस करके मैंशन में तो ला चुके थे। विंग जो पहले तो मान नहीं रहा था, पर इन लोगों ने जब विंग की सिचुएशन का उसे रियलाइज करवाया तब विंग भी ये एक्सेप्ट करता था कि आज उसकी सिचुएशन नहीं है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो युआन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। और वो ऑलरेडी जानता है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल और डेंजरस है। वो फिलहाल अपने बच्चे के साथ बाहर नहीं घूम सकता, वरना ऑब्वियसली वो दोनों भी मारे जाएंगे। उसे अपनी जान की तो कभी फिक्र थी नहीं, पर वो छोटा सा बच्चा युआन वो उसकी जिम्मेदारी है और उसे लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं उठा सकता। यही रीज़न था कि वो इन तीनों अनजानों पर यकीन करके इस मेंशन में आ चुका था। पर जैसे ही उसने मेंशन देखा था, थोड़ा तो वो डर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि एक मुसीबत से निकलने के बाद वो दूसरी मुसीबत में फंस जाए। पर खैर, ये सोचने का फिलहाल ठीक समय नहीं था। अभी भी बहुत कमज़ोर और इंजर्ड था वो। रिकवरी में उसकी वक्त लगने वाला था और तब तक यहाँ रहने का फैसला इतना गलत भी नहीं होगा। अंदर से डरा हुआ विंग हो सके उतना सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये उसके लिए मुश्किल था, पर फिलहाल कोई रास्ता भी नहीं था। यही सोचकर विंग खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ विंग जिसके माइंड में बहुत सारे डीप थॉट्स चल रहे थे, वही सिचैन और कुरैन उनकी नज़र लगातार वांगजी की तरफ थी, जो विंग को होल्ड किए उसकी तरफ बहुत अलग नज़रों से देख रहा था। अभी भी कमज़ोर था विंग, उसे इंजरी थी, इसीलिए उससे ठीक से चलना नहीं हो रहा था, जिस वजह से वांगजी ने उसे सपोर्ट देके रखा था। पर जिस तरीके से वांगजी उसकी तरफ देख रहा था, उसे होल्ड किए हुए था, उसकी नज़र में कुछ तो अलग सिचैन और कुरैन तो फील कर चुके थे। वही युआन वो अपनी मस्ती में गुम था। वांगजी जिसने विंग के लिए ऑलरेडी ही रूम प्रिपेयर करा के रखा था, जैसे वो पहले दिन से जानता था कि विंग उसके साथ आएगा ही। उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने एक्सीडेंट के दूसरे ही दिन ना सिर्फ युआन के लिए बल्कि विंग के लिए भी रूम अरेंज कर लिया था। और फिलहाल वांगजी विंग को उसी रूम की तरफ लेके जा रहा था। विंग जिसका कोई ध्यान नहीं था और वो अपने थॉट्स में था। वही वांगजी विंग के उस वरीड फेस को बहुत डीपली एडमायर कर रहा था। आंखों में एक अलग चमक, फेस पर एक छोटी सी स्माइल। सच में वांगजी आज बहुत डिफरेंट लग रहा था। वांगजी जो विंग को होल्ड किए उसके रूम में ला चुका था। वांगजी ने विंग को बेड पर बैठा दिया और खुद उसकी हेल्प करने लगा। विंग जो थोड़ा वीक ही फील कर रहा था, तो वांगजी ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसे कंबल से अच्छी तरीके से ढक कर दिया। विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसा फील करना चाहिए। 3 अनजान लोग जिनके साथ वो अपने बेटे के साथ घर आ चुका है, क्या ये सही है या ये गलत है? अगर ये लोग अच्छे भी हैं तो क्या उसका इन लोगों पर बोझ बनना सही होगा? विंग जो बहुत सारे ख्यालों में घिरा हुआ था, पर फिलहाल वो थका हुआ भी था। वांगजी जो विंग के थॉट्स को समझ सकता था, कहीं ना कहीं वांगजी पता नहीं क्यों विंग के आंखों को और उनमें जो सवाल थे उन्हें पढ़ने की कोशिश करना चाहता था, या कहीं ना कहीं कर रहा था। विंग को बेड पर लेटाने के बाद वांगजी उसकी साइड में ही बैठ चुका था। विंग जो फिलहाल वांगजी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांगजी उसके बहुत करीब बैठा हुआ था। एक सॉफ्ट स्माइल थी वांगजी के फेस पर। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर विंग की आईज पर रख दिया था। डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। अजनबियों पर यकीन करना मुश्किल होता है, एक्सेप्टेड, पर नामुमकिन नहीं। तो खुद को स्ट्रेस मत दो और ज़्यादा सोचो मत। फिलहाल तुम्हें रेस्ट की और रिकवरी की ज़रूरत है, तो बेटर होगा कि उसी पर ध्यान दो। वांगजी की बातों ने कहीं ना कहीं विंग को कंफर्ट कर दिया था। सही कहा वांगजी ने, अजनबियों पर यकीन करना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। एक बार फिर उसे यकीन करके देखना चाहिए, पर वो इस बार बेवकूफ़ नहीं बनेगा और ना ही डरेगा और घबराएगा। अगर कोई सिचुएशन आगे आती भी है तो विंग उसे हैंडल कर ही लेगा। यही सोचकर फाइनली विंग एक रिलैक्स की ब्रीथ इनहेल करता है।
वांग जी जो कुछ देर बाद वहां से उठ चुका था, वही सिचैन और कुरैन भी वांग जी की तरफ देख रहे थे। वहाँ युआन भी था, जिसे वांग जी ने अपने पास लेकर बिल्कुल शांत करा दिया था ताकि युआन विंग को डिस्टर्ब ना कर पाए। फाइनली 5-10 मिनट बाद वो उस रूम से बाहर आ चुके थे। वो चारों भी लिविंग हॉल में आ चुके थे और वहाँ बैठ चुके थे। युआन जो वांग जी की लैब में बैठा हुआ था, बहुत क्यूरियस था ना वांग जी विंग के बारे में जानने के लिए, तो वो खुद को होल्ड नहीं कर पाता। फिलहाल यहाँ विंग नहीं है पर युआन है, जिसे शायद कुछ ना कुछ तो पता है। यही सोचकर वांग जी युआन को बिल्कुल सॉफ्टली अपने पास होल्ड करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। युआन जो फिलहाल अपने हैंडसम गग को हक करके उनकी लैब में बैठा हुआ था। युआन, क्या आपके हैंडसम गग आपसे कुछ पूछ सकते हैं? युआन जब ये सुनता है वो अपना फेस वांग जी की तरफ कर चुका था, जो अब तक उसने वांग जी के चेस्ट में छुपा के रखा था। युआन जब नोट करता है तब वांग जी उसके हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए बिल्कुल नॉर्मल और जेंटल वॉइस में एक सॉफ्ट स्माइल के साथ युआन से क्वेश्चन करता है, क्या आप बता सकते हो कि आपके शियान को इतनी चोटें कैसे लगी? युआन जैसे ही ये सवाल सुनता है वो तुरंत ही अपने हैंडसम गगो को टाइटली हग कर लेता है। कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो डर और आंसू तुरंत ही वो तीनों लोग भी नोटिस कर चुके थे। वांग जी जो फील कर सकता था कि युआन सिर्फ रो या डर नहीं रहा बल्कि वो शिवर कर रहा है, मतलब इन दोनों के साथ जरूर कुछ ना कुछ हद से ज्यादा वर्स्ट हुआ है। युआन जो सिसकने लगा था, वही वांग जी जो युआन के बैक को और उसके हेड को प्यार से रफ कर रहा था। युआन बेटा डरो मत, आपके रिच गग, आपके हैंडसम गग और आपके ग्रैंडपा अब आपके साथ है ना, तो आपको कुछ नहीं करेंगे। कोई हमारे युआन को हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर युआन अपने हैंडसम गग के सवाल का जवाब दे सका तो हो सकता है हम तीनों मिलकर आपके शियान की कोई हेल्प कर पाए। युआन जिसने वांग जी के चेस्ट से अपना हेड बाहर निकाला था और वो सिचैन की इस बातों पर अपने छोटे से दिमाग में कुछ सोच रहा था। उसके बाद वो एक हाथ सिचैन का होल्ड करने के साथ ही दूसरा हाथ वांग जी का अपने छोटे छोटे हाथों में होल्ड करते हुए उन दोनों की तरफ अपनी टीयरी आई से देख रहा था। क्या आप सच में युआन और शियान की हेल्प करोगे? कुरैन जो वांग जी की दूसरी साइड में बैठे हुए थे, वो तुरंत रिप्लाई करते हुए युआन के हेड को पैट करते हैं। ऑफ कोर्स ग्रैंडपा, हैंडसम गग और रिच गग तीनों भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर उसके पहले आपको बताना होगा ना कि क्या हुआ, वरना हम तीनों को पता कैसे चलेगा? युआन आप तीनों को सब बताएगा, पर प्रॉमिस करो कि आप ये बात शियान को नहीं बताओगे, क्योंकि शियान ने मना किया है ये बात किसी को भी बताने से। पर आप तीनों मेरे दोस्त हो ना, मेरे अच्छे से अंकल हो ना, इसीलिए मैं सबको बताता हूँ। वांग जी, सिचैन और कुरैन तीनों भी नोट कर चुके थे। गंदे डैडी मुझे और शियान को अलग करना चाहते हैं और शियान युआन को अपने आप से अलग नहीं करना चाहता, इसीलिए गंदे डैडी ने शियान को बहुत मारा और युआन को अंधेरे रूम में बंद कर दिया। गंदे डैडी को पता है कि शियान डॉग से डरता है, तो गंदे डैडी ने शियान पर बहुत सारे डॉग्स छोड़ दिए। शियान बहुत चिल्ला रहा था, पर गंदे डैडी को वो सब देखकर अच्छा लग रहा था। वो जोर जोर से हंस रहे थे और युआन ने जब शियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो गंदे डैडी ने युआन को अंधेरे रूम में बंद कर दिया। युआन बहुत रो रहा था। मुझे शियान के पास जाना था, पर शियान और युआन को गंदे डैडी एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहे थे। गंदे डैडी ने शियान को बहुत हर्ट किया। उन्होंने शियान को बेल्ट से मारा। गंदे डैडी के पास बहुत सारे बुरे लोग हैं जिन्होंने शियान को बहुत हर्ट किया। शियान बहुत चीख रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर गंदे डैडी हंस रहे थे। गंदे डैडी ने
युवान को भी हर्ट करने की कोशिश की। तो शियान शियान ने उन्हें रोकने के लिए युवान को हक कर लिया। तब गंदे डैडी ने शियान शियान को बहुत मारा। शियान शियान की पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा था। वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। शियान शियान युवान को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने गंदे डैडी के सामने बहुत बेग किया, पर गंदे डैडी ने उनकी बात नहीं मानी और युवान को वो शियान शियान से दूर खींच के ले गए। गंदे डैडी ने युवान को भी मारा। साथ ही गंदे डैडी शियान शियान को फोर्स कर रहे थे किसी पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए, पर शियान शियान मान नहीं रहे थे। तो गंदे डैडी ने उनके सर को पकड़ के फ्लोर पर बहुत जोर से हिट किया। शियान शियान बहुत चीख रहे थे, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, पर गंदे डैडी नहीं मान रहे थे। शियान शियान को बहुत हिट करने के बाद गंदे डैडी ने युवान को खींचते हुए दूसरे रूम में लॉक कर दिया और उसके बाद युवान को कुछ खाने को भी नहीं दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत रो रहा था। मुझे शियान शियान के पास जाना था, पर डोर लॉक था। उसके बाद कुछ लोग आए और उन्होंने युवान को घसीटते हुए दूसरे रूम में लेके गए, जहां शियान शियान फ्लोर पर गिरा हुआ था। उसकी बॉडी पर बहुत सारा खून था। वहाँ गंदे डैडी आए कुछ देर बाद और उन्होंने फिर से शियान शियान को कुछ पेपर दिए और साइन करने को कहा। शियान शियान नहीं माना। तब वो शियान शियान के पास गए और उन्हें फ्लोर से उठाकर बेड पर फेंक दिया। वो शियान शियान के क्लोथ्स को खींच रहे थे। शियान शियान उन्हें मना कर रहा था। तो गंदे डैडी ने जो लैम्प था उसे उठाकर शियान शियान के हेड पर हिट कर दिया। शियान शियान उसके बाद उठ नहीं रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। युवान ने शियान शियान को उठाने की बहुत कोशिश की, पर उसके सर से बहुत खून बह रहा था, वो उठ नहीं रहा था। बहुत देर तक मैं रोता रहा और शियान शियान को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर शियान शियान हिल भी नहीं रहा था। मुझे डर लग रहा था, तो मैं गंदे डैडी के पास गया और उन्हें कहा कि शियान शियान हिल नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे किक कर दिया और कहा कि वो मरे नहीं है। मैं फिर से शियान शियान के पास गया, उन्हें उठाने लगा, पर वो बहुत देर बाद उठे। उसके बाद गंदे डैडी बहुत देर तक हमारे पास आए ही नहीं और युवान शियान शियान के पास बैठा हुआ था। शियान शियान ने युवान को टाइटली हक करके रखा था और वो बहुत रो रहा था। बाद में शियान शियान ने युवान को उठाया और वो उस रूम से निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे करके शियान शियान ने उस रूम से खुद को और युवान को बाहर निकाला और वो युवान को छुपाकर वहां से भागने लगा। फिर क्या हुआ पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैंने आईज ओपन की तब आप लोग मेरे सामने थे। प्लीज हैंडसम अंकल, रिच गग्गा, ग्रैंडपा, युवान को फिर से गंदे डैडी के पास नहीं जाना। वो शियान शियान को और युवान को बहुत हर्ट करते हैं। वो बहुत गंदे, उन्होंने शियान शियान को बहुत मारा था। वांगजी, सिचैन और कुरैन, जिन्होंने युवान की बातों को जब सुना तब वो रिएक्ट करना ही भूल चुके थे। इवन वांगजी, जिसकी हाथों की मुट्ठियां टाइटली कस चुकी थी, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। कोई जानवर ही होगा जो एक छोटे से 5 साल के बच्चे को और एक 19-20 साल के बच्चे को इतना बुरी तरीके से हर्ट कर सकता है। वांगजी बहुत डेस्परेट था उस इंसान का और विंग का रिलेशनशिप जानने के लिए, क्योंकि क्लियर ने युवान ने अपनी बातों में ये मेंशन किया था कि उस इंसान ने विंग के क्लोथ्स को टच किया। मतलब इस बात का रीजन युवान नहीं समझा, पर वांगजी, सिचैन और कुरैन तीनों समझ चुके थे कि उस इंसान ने विंग के साथ फोर्स करने की कोशिश की, साथ ही उसे इतनी बुरी तरीके से हिट किया। यही नहीं, वो कौन से पेपर्स थे जिन्हें विंग साइन नहीं करना चाहता था, और वो इंसान उन पेपर्स को साइन कराने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि उसने ना एक छोटे बच्चे का ख्याल किया और ना ही विंग का। वैसे भी वांगजी, कुरैन और सिचैन को ये ऑलरेडी
पता लग चुका था कि विंग को टॉर्चर किया गया है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में विंग के सारे टेस्ट हुए थे और उसमें यह क्लियरली मेंशन था कि विंग की बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स है, कुछ पुराने तो कुछ नए। साथ ही विंग को अच्छी तरीके से फूड भी नहीं मिला था। यही रीज़न था कि युवान भी विंग की बाहों में बेहोश हुआ था, क्योंकि उसे भी ठीक से 2-3 दिनों से खाना नहीं दिया गया था और युवान को तो भी शायद पानी मिला था, पर विंग को तो पानी तक नहीं दिया गया था। इतना हर्ट करने के बाद उसे लगातार टॉर्चर करके भूखा रखना, ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता। ज़रूर वो इंसान बहुत बड़ा जानवर होगा और वांग जी को बहुत मज़ा आएगा उसकी खाल उधेड़ने में। जितनी चोटें विंग और युवान की बॉडी पर है, जितना उस इंसान ने विंग को टॉर्चर किया है, उससे कहीं ज़्यादा टॉर्चर वांग जी उसे अपने तरीके से करेगा। पर उसके लिए उसे विंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना ज़रूरी है। आखिर विंग खुद है कौन? क्योंकि विंग ने ये क्लियरली बताया कि वो ऑर्फन है। अगर वो ऑर्फन है तो युवान और विंग उस इंसान के पास क्या कर रहे थे, उस इंसान का, युवान का और विंग का रिलेशन क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, युवान की मदर और विंग की वाइफ है कहाँ? क्या उस इंसान ने उसे भी मार दिया है? और इन सब सवालों से हटकर एक सबसे बड़ा सवाल जो उन तीनों के फिलहाल माइंड में घूम रहा था, युवान विंग को शियान शियान कहता है, पर वो उस इंसान को बैड डैडी क्यों कह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि विंग और उस इंसान का कोई रिलेशनशिप होगा? हो सकता है कि युवान विंग और उस इंसान का बेटा हो सकता है। होती है, आजकल बहुत सारी प्रोसेस होती है, साइंस आगे बढ़ चुका है। सरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसी हजारों प्रोसेसेस हैं जिससे दो मेंस जो रिलेशनशिप में है वो भी बेबी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो क्या युवान उन दोनों का बेटा हो सकता है? बाय एनी चांस ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस इंसान ने विंग को फोर्स करने की भी तो कोशिश की है ना। युवान का उसे डैडी कहना और विंग का उस इंसान के बारे में कुछ भी ना बताना, ये सारे सवाल और ये मिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग थी। वही युवान जो ये सब कुछ बताकर वांग जी के सीने से लगकर रो रहा था। वांग जी जो अपनी ख्यालों की दुनिया से युवान के सिसकने की वजह से बाहर आया था, वही सिचान और कुरैन, वो तीनों भी मिलकर अब युवान को शांत कराने लगे थे। कुरैन जो खुद बहुत ज़्यादा शॉक थे ये सब सुनकर, वही सिचान जो गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की मासूमियत उन तीनों ने देख ली थी। वो छोटा सा बच्चा है 19-20 साल का, और उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करना, ये हैवानियत थी। युवान के सामने ही उसे फोर्स करना, ये बहुत बकवास बिहेव था। मतलब ये सब कुछ टू मच था, और वो तीनों भी उस इंसान के लिए अपने दिल में नफरत तो पाल चुके थे, क्योंकि उन्होंने 6-7 दिनों से युवान को, विंग को देखा था। विंग तो खैर 3-4 दिनों पहले ही होश में आया था, पर युवान कितना मासूम बच्चा है, वो अभी भी छोटा है, और उसके सामने इतनी हैवानियत करना, इवन उसे खुद को हर्ट करना, क्या उस इंसान को इन दोनों पर थोड़ी भी दया रहम नहीं आया होगा? सच में ऐसे साइकोस का पता नहीं क्या माइंडसेट होता है, जो वो सामने वाले को इंसान समझते ही नहीं और उसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। पर खैर वो तीनों सोच चुके थे कि एक बार वो इंसान बस मिल तो जाए, ये उन्हें रियल हेल दिखाएंगे। खैर युवान जो फिलहाल उन तीनों से चिपक कर रो रहा था, उसे ये तीनों खुद को संभालने के बाद जैसे तैसे शांत करते हैं। वांग जी और सिचान युवान को ये अश्योर कराते हैं कि उनके शियान को और युवान को जिसने भी हर्ट किया है, तीनों अंकल्स उसे अच्छी तरीके से पनिश करेंगे। और अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हैंडसम गग, रिच गग और ग्रैंडपा ना सिर्फ युवान को बल्कि शियान को भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। पता नहीं क्यों, पर एक अनजान के लिए इतनी हमदर्दी कि तीनों भी फ्लो में युवान से प्रॉमिस तक कर चुके थे, बिना ये सोचे समझे कि उनके साथ रहने का फैसला, उनके पास रहने का फैसला वो नहीं कर सकते,
वो फैसला विंग और युआन का होगा, खासकर विंग का, क्योंकि विंग युआन का गार्जियन है और वो तीनों किसी भी तरीके से विंग को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने जैसे तैसे करके फिलहाल विंग को कन्विंस तो कर लिया है, पर अगर फ्यूचर में विंग नहीं चाहेगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ से युआन को लेकर जा सकता है। बिना इस बात की फिक्र किए वो तीनों, जो कभी भी लाइफ में अपना वादा नहीं तोड़ते, युआन से, उस छोटे से डरे हुए बच्चे से एक बहुत बड़ा वादा कर चुके थे जिसकी अश्योरिटी उन्हें खुद को भी नहीं थी। खैर, युआन ने जब ये वादा सुना था वो खुश हो चुका था, क्योंकि उसने जब भी शियान से कोई प्रॉमिस लिया था तो शियान अपनी 100% कोशिश करके उस प्रॉमिस को कंप्लीट करता था। तो उसे यही लग रहा था कि ये तीनों भी उस प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे, इसलिए युआन हैप्पी होकर उन लोगों को, बुरे डैडी को पनिश करने के लिए बोल रहा था। वही युआन की बातों को वो तीनों सुन रहे थे। कुछ देर बाद वो तीनों भी टॉपिक धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं ताकि युआन और ज़्यादा उन सारी चीज़ों को याद ना कर सके, क्योंकि जितनी इन्फो उन्हें चाहिए थी उतनी इन्फो उन्हें मिल चुकी थी। वक्त गुजरता है और फाइनली इवनिंग हो चुकी थी। वांगजी जो विंग के पास बैठा हुआ था, जब से उसने युआन के और विंग के बारे में जाना था युआन से, तब से वो पता नहीं क्यों विंग के रूम में आकर ही बैठा हुआ था। वो यहाँ से कहीं भी जा नहीं रहा था। इवन वो विंग का हाथ पकड़े उसकी बेड के पास बैठा हुआ था और लगातार विंग को देख रहा था। इतनी मासूम शक्ल, इतनी कम एज और इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज टाइम, पता नहीं उस टाइम का विंग की फ़िलहाल मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट होगा। उसकी फ़िज़िकल हेल्थ तो बहुत बुरी तरीके से उस इंसान ने डैमेज कर ली है, पर इसकी मेंटल हेल्थ, शायद यही रीज़न था कि विंग आसानी से इन तीनों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर वांगजी वो विंग को यकीन दिलाएगा, खुद पर भी और खुद की फैमिली पर भी। इवन वो विंग का बदला भी लेगा। पर ये सब कुछ वांगजी सोच क्यों रहा है कि वो इस इंसान का दर्द फील कर सकता है, जबकि एक बार भी विंग और उसकी ठीक से बात तक नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या है जो विंग की तरफ वांगजी अट्रैक्ट हो रहा है? जो इंसान आज तक किसी से भी आसानी से अटैच नहीं हो पाता, वो विंग की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट नहीं हो रहा, जबकि इस इंसान की तो पूरी सच्चाई उसे पता भी नहीं है। इसका एक बेटा है, मतलब वाइफ भी होगी, और अगर बाई चांस उस इंसान ने इसकी वाइफ को इन्हीं की तरह ट्रैप करके रखा होगा तो फ्यूचर में विंग तो उसे बचाने के लिए जाएगा ही। अगर विंग ने उस लेडी को, मतलब खुद की वाइफ को फ्री करा लिया तो ऑब्वियसली विंग उसके साथ अपना फ्यूचर देखेगा, क्योंकि उसके पास उन दोनों का बच्चा भी तो है। तो विंग का एक अलग पार्टनर होगा और एक अलग लाइफ। पर ये सोचते हुए वांगजी को अपने दिल में इतना शार्प पेन क्यों हो रहा है? क्या कुछ है जो नहीं होना चाहिए था पर हो रहा है? धीरे धीरे कुछ तो बिल्डअप हो रहा था वांगजी के अंदर। सिंपैथी नहीं थी ये, कुछ अलग फीलिंग थी। सिंपैथी होती तो विंग की सारी सिचुएशन युआन से जानने के बाद वांगजी का गुस्सा इतना नहीं बढ़ता कि वो फर्स्ट टाइम किसी को जान से मारने की प्लानिंग करने लगे। हाँ, वांगजी प्लानिंग करने लगा था उस इंसान को जान से तड़पा तड़पा के मारने की। अगर ये सिंपैथी होती तो वांगजी ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान को पकड़ता और उसे पुलिस के हैंड ओवर कर देता, पर उसे अरेस्ट नहीं करवाना चाहता वांगजी। उसे अपने पास रहकर जिंदा हेल दिखाना चाहता है वो। विंग के लिए वांगजी किसी की जान लेना चाहता है। जिसने विंग को हर्ट किया तो ऑब्वियसली ये सिंपैथी से बहुत आगे की बात है। ये जानते हुए कि विंग का एक बच्चा है, वांगजी विंग से दूर नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट वो युआन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बहुत अलग नहीं है, बहुत वियर्ड नहीं है? पहले दिन जब विंग उन्हें उस फॉरेस्ट में इंजर्ड हालत में मिला था, उसके बाद जब डॉक्टर्स ने विंग का फेस क्लीन किया, जैसे ही वो फेस क्लीन हुआ था और वांगजी ने विंग की वो क्लियर शक्ल देखी थी, तभी से वो विंग का दर्द फील करने लगा है। डॉक्टर्स ने जब विंग की सिचुएशन बताई तब वांगजी भी
डर चुका था, जबकि वो तो इस इंसान को जानता ही नहीं था। इसके जीने मरने से उसे क्या ही फर्क पड़ता, पर फर्क पड़ रहा था। ये बहुत वियर्ड था। वांगजी जिसकी माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, पर फिलहाल किसी की भी बात का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि पहले तो उसे विंग से सारे रिश्ते को क्लियरिफिकेशन लेना होगा। मतलब युआन विंग का एग्जैक्टली है कौन? अगर उसका बेटा है तो विंग की वाइफ कहाँ है? और वो इंसान विंग को फोर्स क्यों कर रहा था? ऑब्वियसली विंग बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मासूम है। लड़की के लिए वो जितना हैंडसम है उतना ही लड़कों के लिए वो अट्रैक्टिव है। कोई लड़की अगर विंग को देखेगी तो ऑब्वियसली उसे वो हैंडसम लगेगा, पर अगर कोई लड़का विंग को देखेगा तो विंग उसे ब्यूटीफुल लगेगा। ऑब्वियसली उसे लेकर ना सिर्फ गर्ल्स को बल्कि बॉयज़ को भी बैड डिज़ायर्स फील हो सकते हैं। खुद वांगजी जैसा इंसान जिसने आज तक किसी भी मैन तो क्या वुमेन की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखा, वो अगर विंग से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा तो विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और प्रिटी है। एक मोमेंट जो वांगजी को उसके हाथ पर फील हुई थी, जिससे वो ये सब कुछ अपने दिमाग से 2 पल के लिए साइड में करके सामने विंग की तरफ देख रहा था, जो धीरे धीरे अपनी आई मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था। टाइट ग्रिप फील हो सकती थी विंग को अपने हाथ पर। किसी ने उसके हाथ को होल्ड करके रखा था। जब उस इंसान का फेस देखने के लिए विंग ने अपनी आईज को ओपन किया था, तब कुछ ब्लर और उसके बाद एक हैंडसम और क्लियर फेस था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक नज़र वांगजी की तरफ देखने के बाद ये सवाल पूछ के विंग दूसरी नज़र वांगजी और खुद के जॉइंट हाथ पर डाल चुका था। तुरंत ही थोड़ा आगे बढ़ के एक हाथ में अभी भी विंग के हाथ को होल्ड किए अपना दूसरा हाथ विंग के फोरहेड पर रखकर उसके हेयर्स को प्यार से सहलाते हुए एक वरीड वॉइस, क्या तुम अब ठीक फील कर रहे हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? एक अलग सी शाइन, एक वरीडनेस, एक केयर और कंसर्न, इन सब चीज़ों को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका विंग आज जब फिर से यही सारी फीलिंग्स फील कर रहा था, तब उसे बहुत ज़्यादा ओवरवार्म्थ फील हो रहा था। कितने साल हो गए ना ये सवाल सुने हुए, कोई उसकी फिक्र कर रहा है। ये फिर से जानकर विंग के फेस पर एक स्माइल तो आ चुकी थी। वही वांगजी कहीं ना कहीं विंग के फेस पर स्माइल देखकर उसके भी होठों पर एक हल्की सी स्माइल तो आ ही चुकी थी। मैं ठीक फील कर रहा हूँ, फिलहाल इतना दर्द नहीं हो रहा। गुड, जानकर खुशी हुई कि तुम फाइनली थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हो। चलो, ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है, फूड टाइम हो चुका है। मैं कब से तुम्हारे उठने का ही इंतज़ार कर रहा था। जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाद में हम डिनर टेबल पर जाएंगे। विंग जो बस नोट कर चुका था, वांगजी तुरंत उठ के विंग की तरफ बढ़कर उसे हेल्प करने के लिए और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ चुका था। वांगजी की हेल्प से विंग फाइनली उठ तो चुका था, पर अब उसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना था। वांगजी विंग को वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा था। विंग जिसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल बेड से उठा है तब से बस वो वांगजी के ही सपोर्ट से चल पा रहा है। इनफैक्ट वांगजी खुद ही उसे सपोर्ट दे रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी नज़र आ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है विंग, लोगों की आंखों में इमोशंस को पढ़ना वो भी जानता है। इतना वरीड एक अनजान उसके लिए क्यों है? क्यों ये तीनों लोग उसके युआन के साथ इतना गुड बिहेव रख रहे हैं? इस बात का जवाब तो फिलहाल विंग के पास नहीं है, पर फिर भी उसे संभल के तो रहना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्वीटनेस भी डायबिटीज़ का रीज़न होती है। और विंग ये बात बहुत अच्छी तरीके से अपने पास्ट एक्सपीरियंस से समझ चुका है, तो फ्यूचर में वो ज़्यादा गलतियाँ नहीं करेगा। विंग जो वांगजी के सपोर्ट से फाइनली वॉशरूम में आ चुका था। वांगजी विंग को बाथरूम स्लैब पर बिठाने के बाद उसके हाथ में हैंड शावर रखते हुए बाथरूम को और बाकी नेसेसरी थिंग्स को वहाँ सेट कर रहा था। अचानक
उसे कुछ क्लिक हुआ था। तुरंत ही विंग के हाथ से वो हैंड शावर वांगजी खींच चुका था। नहीं, तुम बात नहीं ले सकते। डॉक्टर ने तो मना किया है। तुम्हारी इंजरीज अगर भीग गई तो वो ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था, मैं भूल गया। नहीं, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ। तुम्हें स्पंज बात दिलाना होगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ? वांगजी, जो अचानक इन सारी बातों को याद करके हड़बड़ा सा गया था, वो बहुत इम्पेशेंट बिहेव कर रहा था, जैसे वो अचानक से डर गया हो। ऑब्वियसली वो डर चुका था। वो फिर से विंग को हार्म नहीं करना चाहता था, उसे हर्ट नहीं होने देना चाहता था। और अच्छा हुआ उसे टाइम पर याद आया, वरना अगर गलती से भी विंग की इंजरीज भीग जाती तो विंग को फिर से हर्ट होता। यही सोचकर वांगजी थोड़ा हड़बड़ा चुका था। रिलैक्स सर, आई नो, मुझे याद था। वैसे भी मैं यहाँ बात लेने नहीं आया, मुझे बस अपना फेस वॉश करना है। क्या आप प्लीज़ कुछ वक्त के लिए बाहर जा सकते हो? मुझे अपना कुछ वर्क करना है। वांगजी, जो समझ चुका था, वो नोट करता है और विंग की तरफ देखते हुए बिल्कुल सॉफ्ट और वरीड वॉइस में कहता है, ठीक है, तुम ठीक से फ्रेश हो जाओ, बाद में मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। विंग नोट करता है। वांगजी, जो बाहर जा चुका था और उसने बाहर से ही डोर लॉक किया था और वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। करीबन कुछ वक्त बाद ही विंग ने भी उसे आवाज़ दिया था। वांगजी तुरंत अंदर पहुंच चुका था। उसने विंग को ठीक से फिर से सपोर्ट किया और उसे बाहर लेके आया। उसके बाद उसने विंग को देखा, जो थोड़ा वियर्ड लग रहा था। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या कर रहे हो? विंग, जिसने अपने हेड को ऊपर किया और वांगजी की तरफ देखा। सर, क्या मुझे कुछ क्लोथ्स मिलेंगे प्लीज़? ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। हाँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं लाता हूँ। वांगजी, जो तुरंत ही रूम से बाहर भाग चुका था। करीबन 5 मिनट बाद ही वो रूम में वापस आकर विंग की तरफ कुछ क्लोथ्स बढ़ा चुका था। ये फिलहाल इसी से मैनेज कर लो। तुम्हारे साइज के क्लोथ्स अभी है नहीं, मैं कल लेके आऊँगा। ये वाले मेरे हैं, तुम्हें हो जाएंगे। तो थोड़े बड़े होंगे पर कोई और रास्ता नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लो। डोंट वरी सर, आई विल मैनेज। क्या मैं हेल्प करा दूँ? वैसे भी तुम्हें स्पंज बात भी दिलाना है, तो क्या मैं कर दूँ? देखो, अभी तो कोई नर्स नहीं है, मैंने कल बुला ली है, तो कल तक ऐसे रहने से अच्छा है कि मेरी थोड़ी हेल्प ले लो। वैसे भी तुम भी मैन हो, मैं भी मैन हूँ, तो आई होप कि तुम्हें अनकंफर्टेबल न लगे। विंग, जिसने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया था, क्या बोले वो? फ्रेश तो उसे भी होना है, क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल से आया है उसे वो हॉस्पिटल की अजीब सी स्मेल अपनी बॉडी से आ रही है। पर ऐसे किसी को अपनी हेल्प करने के लिए बोलना, ये भी थोड़ा वियर्ड होता। पर फिर भी फ्रेश तो उसे भी होना ही था, क्योंकि सच में यार वो बहुत डर्टी हो चुका था। उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, तो वो बस अपने हेड को डाउन किए नोट करता है। ये सुनते ही वांगजी 2 सेकंड में वहां से भाग चुका था। कुछ ही देर बाद वो एक बाउल वाटर के साथ और एक ड्राई क्लोथ्स के साथ बाहर आया था। उसने रूम के डोर को लॉक किया और उस बाउल को टेबल पर साइड में रख दिया। उस सॉफ्ट क्लोथ को उस वाटर में डिप करने के बाद वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग, जो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वांगजी थोड़ा हेजिटेटली अपनी बात को स्टार्ट करता है। वो क्लोथ्स उतारने होंगे ना, तो क्या तुम? विंग, जिसने खुद बहुत ऑकवर्डनेस फेस करनी थी, पर फिर भी ठीक है, उसने नोट तो कर दिया था। विंग धीरे धीरे अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन कर रहा था। वही वांगजी भी अपने हाथों को आगे बढ़ा चुका था, क्योंकि विंग के हाथ इंजर्ड थे। वांगजी विंग की शर्ट्स की बटन्स को ओपन करता है और उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग करता है। मिल्की वाइट स्किन जो ब्यूटीफुली शाइन कर रही थी, पर उस शाइनी स्किन पर जितने मार्क्स थे उन्हें देखकर वांगजी की मुट्ठी कस चुकी थी। क्लियरली वो विंग के नेक के पास बाइट मार्क तक देख सकता था। मतलब इतनी बुरी तरीके से उस इंसान ने विंग को बाइट किया है कि अब तक भी वो मार्क नहीं गया। हाँ, वो थोड़ा फेंट हो चुका है, पर गया नहीं है पूरी तरीके से। विंग के नेक के पास, उसके हाथों पर, उसकी चेस्ट एरिया पर बहुत ज़्यादा
खरोचने के निशान है, किसी के नेल्स के निशान है। ये किसी ने डीपली नोचने की कोशिश की है उसे। साथ ही उसके टमी एरिया पर, उसकी चेस्ट एरिया पर लॉन्ग बेल्ट के मार्क्स है। उसकी बैक पर, वेस्ट पर और टमी पर लॉन्ग रेड और ग्रीन मार्क्स है। जैसा कि युवान ने बताया था, विंग को उस इंसान के लोगों ने तक हिट किया है। उसके हाथों पर, पैरों पर रस्सियों से बांधने के मार्क्स हैं। भले ही वो मार्क्स फेंट हो चुके हैं, पर इतने क्रूअली दिए गए हैं कि इतने दिनों बाद भी वो ठीक से भरे नहीं हैं। हर एक मार्क का बदला वांगजी बहुत अच्छी तरीके से लेगा, यही फिलहाल वांगजी सोच रहा था। वही विंग जो बहुत देर भी वांगजी की मूवमेंट फील नहीं कर रहा था, तो वो अपने हेड को ऊपर करके वांगजी की तरफ एक नज़र डालता है, जो उसकी बॉडी की तरफ देख रहा था और उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, आंखों में जैसे खून उतरा हो। एक पल के लिए तो विंग ही वांगजी को देखकर डर चुका था और उसे अचानक याद आया कि उसने क्या किया। उसकी बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स है। तुरंत ही विंग ने अपने दोनों हाथों से अपने फ्रंट बॉडी को हाइड करने की कोशिश की। वांगजी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसने जब ये देखा, वो अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ उसकी आंखों में देख रहा था। जैसे ही उसने विंग की आंखों में वो डर और घबराहट देखी, उसने तुरंत ही विंग से अपनी नज़रें हटा ली। वो उस बाउल के पास गया और उसमें से उस क्लॉथ को थोड़ा ड्राई करके निकाला, मतलब उसमें से पानी को साइड किया थोड़ा। उसके बाद उसने एक नज़र फिर से विंग की तरफ देखी, जो शर्ट को फिर से पहनने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने तुरंत ही उस शर्ट को पकड़ लिया और उस शर्ट को विंग के हाथ से साइड में थ्रो कर दिया। वांगजी विंग के सामने बेड पर नीचे बैठ चुका था, मतलब विंग बेड पर बैठा हुआ था और वांगजी उसके सामने बेड के साइड में नी डाउन हो चुका था। उस क्लोथ से सबसे पहले उसने विंग के एक हाथ को पकड़ा और उसे सॉफ्टली रब करने लगा। विंग के हाथों में बैंडेजेस थी, उसके सर पर बैंडेज थी और उसके पैर में भी बैंडेज थी। बाकी सारे जख्म इतने डीप नहीं थे, मतलब ब्लीडिंग जहाँ से होती है वही बैंडेज बांधी जाती है ना, तो उन जख्मों से ब्लीडिंग होगी ऐसे ही कुछ वो घाव नहीं थे, तो वहाँ बैंडेज नहीं थी। वांगजी विंग के हाथ को बहुत सॉफ्टली होल्ड करके उसके हाथ को वाइप कर रहा था। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, युवान के साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हें इतना हर्ट किया है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फिलहाल मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, मेरी फैमिली पर यकीन नहीं कर रहे। तुम्हारी ऐसी सिचुएशन देखकर मैं तुम्हारे डर का रीज़न समझ सकता हूँ, पर एक बात बोलूँगा तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे दिल में है वो बिना किसी हेजिटेशन के बस मुझे बता दो। तुम्हारा पास्ट ट्रॉमाटाइज हो सकता है, वो बहुत टॉर्चरेबल भी था, पर अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगा और तुम्हारे सारे कल्प्रिट्स को सज़ा भी दूंगा। जितना उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा मैं उन्हें हर्ट करूंगा। बस एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखो। वांगजी जो विंग को क्लीन करते हुए, उसकी चोटों को प्यार से ट्रीट करते हुए ये सब कुछ बोल रहा था। उसकी नज़र अभी भी विंग के उन इंजरीज पर थी, पर उसकी बातों में जो वार्मथ थी, जो डीपनेस थी और जो सीरियसनेस थी, उसे विंग फील कर सकता था। कहीं ना कहीं विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे एक वार्मथ फील हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वांगजी उसे झूठ नहीं बोल रहा। वांगजी जो बोल रहा है वो कर सकता है। मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसे ही बस धकोस ले देते हैं, वैसे वांगजी नहीं लग रहा। वांगजी की हर एक बात में कुछ ना कुछ सच्चाई विंग फील कर सकता है। तो क्या उसे वांगजी पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या उसे बता देना चाहिए सब कुछ वांगजी को? विंग जो ये सोच ही रहा था, तभी उसके मुंह से एक पेनफुल वॉइस निकल चुकी थी। वांगजी जिसका तुरंत ध्यान विंग की तरफ गया था, जिसकी आंखों में हल्की से आंसू की परत भी आ चुकी थी। I'm sorry, वो गलती से हो गया, पता नहीं कैसे, वो दर्द हुआ क्या ज़्यादा। वांगजी जो दूसरे ही पल बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था, क्योंकि गलती से उसने शायद विंग की किसी इंजरी को थोड़ा
जोर से प्रेस कर दिया था, जिस वजह से विंग की आंखों में तुरंत ही आंसू आ चुके थे। ऑब्वियसली उसे इतनी चोटें लगी थी कि अब उसकी बॉडी सेंसिटिव हो चुकी थी। एक हल्का सा प्रेशर भी सहने लायक वो बची नहीं थी। यही रीज़न था कि विंग खुद को होल्ड नहीं कर पाया और उसके मुंह से चीख निकल गई थी। पर विंग दूसरे ही पल बिल्कुल शांत हो चुका था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल पैनिकली बिहेव कर रहा था। विंग को एक पल के लिए वांग जी की आंखों में देखकर ऐसा लगा जैसे विंग नहीं बल्कि फिलहाल वांग जी दर्द में है और वांग जी उसके दर्द को फील कर सकता है, वो भी इतना डीपली, जो ये इंसान इतना पैनिक हो गया। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या सोच रहा है वो? और क्या सोच रहा है उसके सामने बैठा ये इंसान? क्यों ये इंसान उसकी हद से ज़्यादा परवाह कर रहा है? हॉस्पिटल में भी जब से उसे होश आया था उसने वांग जी को ही ज़्यादातर अपने पास फील किया था। वही घर में भी उसने वांग जी को ही अपने पास देखा। वांग जी इतना उसके पास रहने की कोशिश क्यों कर रहा है? विंग जो इस बात को जानना चाहता था, आखिर एक अनजान को उसकी इतनी फिक्र क्यों? पर यह सवाल डायरेक्टली पूछना शायद गलत होता, पर कहीं ना कहीं वांग जी के इमोशंस को विंग फील कर सकता था। डोंट वरी सर, इतना नहीं हर्ट हुआ, आप डरो मत। वो तो बस। वांग जी जब विंग की ये बात सुनता है, वो अपने हेड को ऊपर कर चुका था। अब तक वो विंग के उस चोट पर एयर ब्लो कर रहा था अपने माउथ से और बहुत वरीडली उसके हाथ को प्यार से रफ कर रहा था, जिससे उसकी चोट ज़्यादा हर्ट ना हो। विंग की इस आवाज़ ने वांग जी का ध्यान विंग की तरफ किया था, जो वांग जी को एक क्वेश्चनिंग लुक से देख रहा था। ऑब्वियसली वांग जी इस लुक का मतलब समझ सकता था, इसलिए वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल कर चुका था। वो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें गलती से हर्ट कर दिया। नो सर, इट्स ओके, आई एम टोटली फाइन। वांग जी या लांजान। व्हाट सर? वांग जी मेरा नाम है और लांजान मेरा बर्थ नेम। तुम चाहे तो मुझे इन दोनों नामों में से किसी भी नाम से पुकार सकते हो, पर ये सर मत बोलो, बहुत अजीब लगता है। पर सर, मैं भी तो तुम्हें विंग कह रहा हूँ ना, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें तुरंत ही सर कह दूँ तो? लेकिन सर मैं आपसे छोटा हूँ। तो क्या हुआ, मैं खुद बोल रहा हूँ ना तुम्हें, तो तुम मुझे लांजान बोल सकते हो। लांजान? नहीं सर, अर्ग, मैं आपको अर्ग कहूँगा। ओके, दैट्स बेटर। जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, बस सर मत बोलो, बहुत फॉर्मल और अजीब लगता है। ओके सर। फिर से सर। अर्ग, जान अर्ग। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल थी, वही विंग के भी फेस पर छोटी सी स्माइल तो आ चुकी थी। जान अर्ग। वांग जी जिसने विंग की बात को ही रिपीट किया था। दैट्स बेटर। वांग जी जो फिर से मुस्कुराते हुए विंग की हैंड्स को क्लीन करने लगा था। फाइनली कुछ देर बाद विंग ने जब देखा कि वांग जी ने उसके हैंड्स को क्लीन कर दिया है और वांग जी उसकी तरफ देख रहा था, थोड़ा हेजिटेडली, क्योंकि अब वांग जी को विंग की बैक और उसकी फ्रंट बॉडी को क्लीन करना था। वांग जी थोड़ा हेजिटेडली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं? विंग जो खुद बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो चुका था, पर वो नोट करता है। वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और वो विंग की धीरे धीरे फ्रंट बॉडी क्लीन करने लगता है। वांग जी जो शोल्डर और नेक के पास का हिस्सा तो क्लीन कर चुका था, पर अब बारी थी चेस्ट की। वांग जी जो खुद ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था, वही विंग जिसने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था। वांग जी जिसने क्लोथ को साइड में रखा और विंग को पीछे की तरफ धीरे से वो पुश करने लगा। विंग जो फील कर सकता था कि वांग जी उसे बेड पर लेटा रहा है। विंग जो चुपचाप बेड पर अपनी आइज क्लोज किए लेट गया। वांग जी जिसने फिर से उस क्लोथ को वेट किया और वो विंग के ऊपर आ गया। विंग जिसने अपनी आइज को टाइटली क्लोज करके रखा था और वो आइज ओपन बिल्कुल नहीं कर रहा था, वही वांग जी जिसके फेस पर स्माइल थी, लिटरली स्माइल थी। उसे क्यूट लग रहा था विंग का ये रिएक्शन। हाँ, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग था, पर विंग की आइज क्लोज है तो वो वांग जी को नहीं देख सकता था, तो ये वांग जी के लिए थोड़ा कंफर्टेबल था। वांग जी विंग की चेस्ट को धीरे धीरे उस वेट क्लोथ से क्लीन कर रहा था, पर वांग जी ने जब विंग के फेस से हटकर उसके नज़रों को विंग की फिर से चेस्ट पर किया था, उसका गुस्सा बढ़ चुका था। उस क्लोथ पर ही उसकी पकड़ टाइट हो चुकी थी, पर वो बहुत सॉफ्टली उसे रब कर रहा था, मतलब विंग की बॉडी को, क्योंकि वो फिर से विंग को हर्ट नहीं करना चाहता।
वो फिलहाल उसी एरिया को क्लीन कर रहा था जहाँ उस इंसान के उस नाखूनों के निशान थे। उबल रहा था वांग जी का खून। इस बॉडी पर मार्क देने वाले को वो नहीं छोड़ेगा, वो भी इतना ब्रूटल। हिट करने वाले को तो वो जान से मारने वाला है। वांग जी जो धीरे धीरे विंग की फ्रंट बॉडी को क्लीन करते हुए यही सब कुछ सोच रहा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.